ये 3 सिलेंडर वाला इंजन जाना जाता है अपनी नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस के लिए। क्या डिजायर में भी यही दिक्कत है? मारुति ने टाटा वाला सीएनजी, डुअल सीएनजी वाला टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अप्लाई किया? वो अपने प्राइवेट बायर्स के लिए ही दे रहा है, लेकिन टैक्सी ओनर्स का क्या? कंपनी ने बड़ी सात्विकपन का काम किया है। कहने को 5 स्टार है, बिल्ड क्वालिटी टाटा जैसी नहीं है। ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी ले आई, बड़ी सनरूफ भी दे दी, अच्छे इंटीरियर्स के साथ बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दे दिया, फिर भी हम इंडियन सेटिस्फाइड नहीं है यार। ये तो हमारे खून में शामिल है, हम कमियां ना निकाले किसी चीज में, ये कैसे हो सकता है, चाहे वह है मारुति सुजुकी की डिजायर ही क्यों ना हो। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो केवल एक कान के हेडफोन से ना सुने, दोनों कान के हेडफोन लगाइए और स्टीरियोफोनिक या फिर 5.1 डॉल्बी का मजा लीजिए बड़े होम थिएटर के साथ। हाँ, इसकी ऑडियो क्वालिटी को ऐसे ही तैयार किया गया है ताकि आप पूरा मजा ले सके, तो प्लीज एक कान में लगाकर ना सुने। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्विफ्ट डिजायर से। आपने ये गाड़ी चला ली है और हमें अब बताएं कि पावर कैसी लगी आपको पेट्रोल में। देखिए, पहली चीज तो इसका नाम अब स्विफ्ट डिजायर नहीं है, डिजायर है केवल, तो इसे डिजायर के नाम से ही जाना जाए। और डिजायर की बात आए तो पेट्रोल में कैसी लगी? देखिए, पेट्रोल में हमने इसका मैनुअल भी चलाया है और एएमटी भी चलाया है। एएमटी को कुछ लोग ऑटोमेटिक की तरह समझते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक होता नहीं है, होता मैनुअल ट्रांसमिशन ही है। तो अब पेट्रोल में जब हमने इसे चलाया तो इंजन बदल गया है। नॉर्मल जो डिजाइन में इंजन आता था वो अब इसके साथ नहीं है। अब इसके साथ नया इमिशन नॉर्म्स फॉलो करने के चक्कर में एक बिल्कुल ही नया डिजाइन किया हुआ इंजन जी सीरीज का दिया गया है, जो पहले स्विफ्ट में भी अच्छा काम कर रहा है। बस प्रॉब्लम क्या है कि डिजायर की गाड़ी है बड़ी साइज में और थोड़ा वजन भी ज़्यादा है, और ये सब चीज़ें मिलकर वो इंजन की वो पेपीनेस हम मिस करने लगे। तो थोड़ी परफॉर्मेंस में तो कमी है, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि रिफाइनमेंट को लेकर उतनी दिक्कत नहीं लगी मुझे, बस सिर्फ यही कि इतनी सी और पावर मिल जाती, शायद 10% ही ज़्यादा होती तो मजा आ जाता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजायर ले रही हूँ तो मेरी फोरमोस्ट प्रायोरिटी होगी माइलेज। तो ये गाड़ी माइलेज कैसा देती है? जस्टिफाइड है ये? देखो, माइलेज ही जस्टिफाइड है, पावर जस्टिफाइड नहीं है अभी भी, माइलेज जस्टिफाइड है। क्योंकि देखो, अगर आप उसे मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर नॉर्मल कारें अच्छा एवरेज देती है, क्योंकि हम 5वें गियर में ज़्यादा चलते हैं और 5वें गियर में तो हर कार अच्छा एवरेज देती है। कुछ शहरों को छोड़ दूँ, जैसे आगरा है, कानपुर है, कुछ बिजी शहर है जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है, इवन गुड़गांव भी शामिल उसमें ही कर लीजिए, वहाँ पर आप चलते ही दूसरे तीसरे गियर में है, फिर एवरेज कम मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे 5वें, चौथे, 5वें गियर में चलते हैं तो आपको सिटी में 16 से लेकर 20 के बीच का एवरेज मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एवरेज है। और अगर बहुत ट्रैफिक है तो बात अलग है। हाँ, हाईवे पे आप अच्छा पा सकते हैं, अगर 5 लोग बैठे भी हैं गाड़ी में और आप इसे हाईवे पे चला रहे हैं 90 के स्पीड पे, तो ये आराम से आपको 24 का एवरेज दे देगी, जो बहुत अच्छा एवरेज है। और शायद इसीलिए तो लोग पसंद करते हैं डिजायर को। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि इसमें सनरूफ आ रही है, वो सिर्फ ZXi प्लस वेरिएंट से आ रही है। तो आपको क्या लगता है, जब सनरूफ की इतनी होड़ है तो इसे बेस वेरिएंट से या फिर मिड वेरिएंट से तो दे ही देना चाहिए था ना? देखो, हमारी तो डिमांड खत्म नहीं होती है। ये बात सही है कि यह एक पहली ऐसी कार है जिसमें सनरूफ दिया गया है सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट में। यहाँ केवल 4 ही तो कॉम्पिटिटर है, टिगोर, अमेज, ऑरा और डिजायर। इसके अलावा तो कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। हाँ, अब हम ये कह सकते हैं एक पुरानी डिजायर और एक नई डिजायर, क्योंकि दोनों बिक रही हैं, तो टोटल 5 कारें हो गई इस सेगमेंट में और 2 डिजायर। अब इन पांचों कारों में सिर्फ इसी वाली डिजायर में जो प्राइवेट के लिए बनाई गई है उसमें ही सनरूफ है, और वो भी सिर्फ एक वेरिएंट के साथ। अगर डिमांड आएगी तो हो सकता है कि जैसे टाटा ने छोटे वेरिएंट में भी देना शुरू कर दिया, हो सकता है मारुति भी देना शुरू कर दे। भाई, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, कोई भी कंपनी कस्टमर लूज करना नहीं चाहती है। अगर उसे पता चलता है कि केवल एक सनरूफ की वजह से उसके VXi वाले कस्टमर मारे जा रहे हैं, तो कह देगा ठीक है भाई साहब, 50,000 और दो, सनरूफ लो, किसने मना किया आपको। आपने इसका ऑटोमेटिक चलाया, उसके आपके रिव्यूज़ कैसे हैं? देखो, मैंने इसका ऑटोमेटिक AMT ट्रांसमिशन है, जिसे मारुति सुजुकी AGS कह के बुलाती है, यानी ऑटो गियर शिफ्ट। उसका नाम ही बता रहा है कि वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो गियर शिफ्ट ऑटोमेटिक हो रहे हैं उसके। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन होता है जिसमें एक एक्चुएटर के थ्रू गियर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। मारुति सुजुकी
एक कंपनी के साथ जुड़ी हुई है मैग्नेटी मरैली, जो कि एक्चुअल में ये AMT ट्रांसमिशन बनाती है और मारुति सुजुकी का उसके भीतर इन्वेस्टमेंट है। नतीजा ये है कि मारुति उनसे अच्छे से ट्यून करवा लेती है अपनी पसंदीदा ढंग से। और जबकि ये कंपनी मैग्नेटी मरैली ऑलरेडी ये अपना AMT कई कंपनीज को देती है, महिंद्रा को देती रही है, टाटा को देती है, निसान, रेनो को देती है, और भी दो एक कंपनी ने हाथ पे आजमाए हैं, उनको यह देती रही है। लेकिन सबसे अच्छी ट्यूनिंग हमेशा मारुति की कारों में ही हमें मिली है। और यहाँ डिजायर में भी ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन चूंकि इंजन में थोड़ी सी कमी रह जाती पावर की, जैसा मैंने पहले बताया आपको, लगभग 10% अगर और होती तो मजा आ जाता। तो वो 10% पावर की वजह से ही AMT में थोड़ी सी आपको स्लगिशनेस महसूस होती है कुछ ट्रिकी कंडीशन में। तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप मैनुअली उसे शिफ्ट कर लीजिए मैनुअल ऑप्शन में और फिर धड़ल्ले से चलाइए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, सस्पेंशन कैसा है इस गाड़ी का? बहुत अच्छा है। वैसे भी देखो, मारुति ने इतने सालों से लाखों, शायद करोड़ों वाली नंबर आने वाले हैं, लाखों कारें बेचकर इंडिया को समझ लिया है। और इसीलिए हम इंडियंस का मारुति पे ट्रस्ट भी ज़्यादा है। इतना ट्रस्ट ज़्यादा है कि एक तरफ अकेले मारुति और एक तरफ बाकी सारी कंपनीज। तो ये ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बना, उन्होंने इंडिया में काम किया है, तो उन्होंने सीखा है इंडियंस किस तरह के सस्पेंशन सेटअप को पसंद करते हैं, तो उन्होंने वैसा ही सस्पेंशन सेटअप दिया। अच्छा आरामदायक भी, ठीक ठीक अच्छी आपको हैंडलिंग भी मिल जाए, यानी एक परफेक्ट ब्लेंड कह सकते हैं राइड का भी और हैंडलिंग का भी, यानी हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा काम करे, ये ऐसा उन्होंने तैयार किया है। अच्छा, तो जब आपने गाड़ी चलाई, आप जेन्युइनली बताओ, आपको अंदर से मजा आया कि ऐसे तो नहीं लग रहा था कि यार मैं डिजायर ही चला रहा हूँ? देखो, डिजायर है तो मर्सिडीज थोड़ी बन जाएगी, ऑडी जैसा लुक आ गया है तो क्या ऑडी हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता है वह डिजायर ही। आप ध्यान से समझें, एक 8 लाख रुपए से शुरू होने वाली कार 11 लाख रुपए तक जाने वाली कार से आप 24 लाख 40 लाख वाली कार के मजे नहीं ले सकते हैं, ये सच्चाई है। और वो यहाँ पर भी है, वो 8 से 10 लाख वाली कार का मजा दे रही है और बस उतना ही है। हाँ, चलाने वाले जिनको बहुत जुम जाम करके चलाना पसंद है, उन्हें थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। और क्या ये निराश होना ये 3 सिलेंडर इंजन की वजह से हुआ है? नहीं, इसका 3 सिलेंडर से ताल्लुक नहीं, इसका ट्यूनिंग से ताल्लुक है। मारुति चाहती तो इस कार से और ज़्यादा पावर निकाल सकती थी, इंजन में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि बड़ा बो साइज सब कुछ अच्छा है, तो आप उससे अच्छी पावर निकाल सकते हो। लेकिन उनको पता था कि अगर पावर निकालेंगे तो धुआं, पॉल्यूशन भी ज़्यादा निकलेगा, और पॉल्यूशन निकलते ही एमिशन नॉर्म्स उसे पकड़ लेगा, बोले चलो रिजेक्ट इंजन। और इंजन रिजेक्ट हो गया तो अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने इसे बनाया ही इसलिए है कि पॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। आगे आने वाले समय में हमारी गाड़ियों के पॉल्यूशन टेस्टिंग बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है, इमिशन नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, ये उसको सोच के डिजाइन किया गया है। यानी असली समस्या ये है कि किसी भी तरह इंडियन कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा। ये नॉर्मल इंजनों का दम तोड़ देगी पॉल्यूशन के लिए बनाई हुई कमेटी, और ये हर इंजन को इतना खराब करवाएगी, इतना पॉल्यूशन से दूर करवाएगी कि पावर का कत्ल होने वाला है। तो शुरुआत स्विफ्ट डिजायर से हो गई है, आगे देखिए होता है क्या। सभी गाड़ियों को ऐसा करना ही पड़ेगा, तो पावर कम रहेगी। अगली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी फैमिली कंफर्ट के बारे में। अंदर इसके इंटीरियर्स कैसे हैं? स्टाइलिश तो काफ़ी हैं, वो देख लिए, लेकिन कंफर्ट कैसा है? वायरलेस चार्जर दे दिया है और काफ़ी फीचरेज बना दिया है इस नई वाली डिज़ायर को, बट कंफर्ट, सीट्स वगैरह कैसी हैं? देखो, सीट्स वगैरह ठीक है, बहुत अच्छी बहुत बुरी नहीं। हालांकि पिछली सीट पर हेडरूम को लेकर दिक्कत है, कि मतलब बहुत लंबे लोगों को दिक्कत आएगी। अगर आप सोचो कि इंडिया में पंजाब जैसे शहर में या स्टेट में जिस तरह से हमने देखा सरदारों को बड़े बड़े लंबे कद के होते हैं, ऊपर से टर्बन पहनते हैं, वो पीछे सीट पर दिक्कत में आएंगे, उनको बड़ी समस्या होने वाली है पिछली सीट पर। और इंडिया में कुछ और भी लोग होते हैं, भले वो 2% ही होते हैं जिनकी हाइट 6 फुट 10 अबव होती है, उनको भी दिक्कत तो होने वाली है पिछली सीट पे। लेकिन फ्रंट सीट पे इस तरह की दिक्कत उनको नहीं होगी। तो हम ये मानते हैं कि अगर सरदार फैमिली इसे कंसीडर कर रही है तो ये सोच के कंसीडर करें, अगर उन्हें आगे ही चलना है, आगे वाली सीट पे ही बैठना है, मतलब फ्रंट 2 पे, तो वो कंसीडर करें, वरना लेडीज़ और बच्चे पीछे बैठ सकते हैं। उनके लिए खुद के कंफर्टेबल बैठने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस पे जो कमेंट सेक्शन से हमने निकाले हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ही बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है भाई, मैं सोचूं अभी तक बात क्यों नहीं इस वीडियो में। कहने को 5 स्टार है, बिल्ड क्वालिटी टाटा जैसी नहीं है।
देखो पहली चीज तो ये कि बिल्ड क्वालिटी एक वाइड सब्जेक्ट है, इसे समझना पड़ेगा। कार की बिल्ड क्वालिटी, कार कार में क्या क्या शामिल है? सीट्स शामिल है, पहिए शामिल हैं, टायर शामिल है, पेंट शामिल है, बॉडी की रिजिडनेस शामिल है, म्यूजिक सिस्टम शामिल है, सीटों की स्टिचिंग शामिल है, प्लास्टिक का क्वालिटी शामिल है, इंजन की क्वालिटी शामिल है, सस्पेंशन की क्वालिटी शामिल है। वो सब मिला के पूरी कार बनती है, और इसीलिए कार की बिल्ड क्वालिटी एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी, टाटा की भी बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या बात करूं, पूरी कार की बिल्ड क्वालिटी तो उनकी भी बहुत अच्छी है, सबको पता है। बस ये है कि लोग उसके बारे में बात कम करते हैं। यहाँ भी वैसी है, यहाँ भी उनसे तो कतई कम नहीं है। तो बिल्ड एक्चुअल में कार की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। बस जिसे लोग फ्रेम समझते हैं, मजबूती से ताल्लुक समझते हैं, वो फ्रेम भी अब रिजिड सामने आया है। उसका स्टेबलाइजेशन अच्छा है, क्रैश टेस्ट नॉर्म्स में उसने 5 स्टार परफॉर्म करके दिखा दिया, और उसी ग्लोबल एनकैप में परफॉर्म किया जिसके लिए लोग कसमें खाते थे कि ग्लोबल एनकैप ही दुनिया का बेस्ट एनकैप है। भले वो हमको पता है कि वो बिल्कुल बेस्ट नहीं है, बल्कि शायद नीचे से पहला है, ये सच्चाई है। तो ऐसे एनकैप में अगर उसने 5 स्टार परफॉर्म कर दिया, जिसे इंडियन पसंद करने लगे थे कुछ इंडियंस, तो उसमें उसने 5 स्टार रेटिंग ला दी। ठीक है, नॉट बैड। अगर भारत एनकैप में लाता 5 स्टार तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि उनके नॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है ग्लोबल एनकैप के मुकाबले। ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार लाने के लिए आपको टेस्ट का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। अब उस खर्चे के साथ साथ आप अगर 5 स्टार टैग यूज करते हैं तो उसकी कॉपीराइट फी भी पे करनी पड़ती है जीएन कैप को। तो वो कॉपीराइट फी करोड़ों रुपए में है, तो वो फी के पैसे भी तो उसको मिलते हैं जीएन कैप को, तभी तो उसको लोग स्पॉन्सर्ड और वॉलेंटियर और पता नहीं कितने नामों से बुलाने लगे हैं। तो ये सच्चाई है, और सबको पे करनी पड़ती है, चाहे वो स्कोडा हो, महिंद्रा हो, सबने पे की है उनको, तभी उसका इस्तेमाल किया है 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग का, वरना नहीं। तो इसमें कोई ये पेड है वो पेड नहीं, सभी है। मारुति ने टाटा वाला सीएनजी डुअल सीएनजी वाला टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अप्लाई किया? ओके, देखो ऐसा है, मारुति को लगा कि उनको शायद स्पेस की उतनी ज़रूरत नहीं है, जबकि उसे टाटा का कहना गलत है। वो टाटा कोई पेटेंट थोड़ी नहीं है, वो तो जुगाड़ है एक छोटा सा, कि एक के बदले दो दे दो और जगह बना लो। तो पहले टाटा ने शुरुआत कर दी, टाटा को देख के लगा हुंडई को कि यार हम भी ये कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज़, उन्होंने भी कर ली। कोई टाटा का पेटेंट तो था नहीं कि वो हुंडई को मना कर देते तुम नहीं कर सकते हो, तो हुंडई ने भी करना चालू कर दिया। और हमें उम्मीद है कि अगर किसी कार में जगह की प्रॉब्लम होगी बूट में, तो मारुति भी चालू कर देगी। कितनी तेज लगती है, मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपए का खर्चा बढ़ता है, उतने में हो जाता है। अगर चाहेगी कंपनी को लगेगा तो करेंगे। वैसे उनको अभी तक इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। मेरी बात भी हुई थी प्रोडक्शन टीम से, उनका कहना है ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, हमारे कस्टमर उतनी शिकायतें नहीं कर रहे हैं बूट स्पेस को लेकर। अच्छा, व्हाट अबाउट द इंजन डाउनग्रेड? ये 3 सिलेंडर वाला इंजन जाना जाता है अपनी नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस के लिए। क्या डिजायर में भी यही दिक्कत है? देखो ये बात तो सही है कि अधिकतर लोगों की थ्योरी है 20 सालों से कि 3 सिलेंडर होगा तो नॉइज वाइब्रेशन होंगे। वैसे वो गलत नहीं थे, ध्यान समझे मेरे शब्द पर, थे, क्योंकि मॉडर्न इंजीनियरिंग ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब बैलेंसर, सॉफ्ट जैसी चीज़ें आ गई हैं, माउंटिंग सेटअप ऐसा होने लगे हैं, उनकी बैलेंसिंग होने लगी है, अलाइनमेंट इंजन का इतना शानदार होने लगा है कि वो वाइब्रेशन दे ही नहीं पाता है। लोग सब कुछ सुधार चुके हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न इंजीनियरिंग पे बने हुए इंजन्स हैं, जैसे कि ये नॉर्म्स की वजह बनाया गया है, तो इसे भी वैसे ही तैयार किया गया है ताकि वाइब्रेशन, हार्शनेस और नॉइज आपको आसानी से केबिन के भीतर फील ही ना हो। और ये बात सही है कि अगर आप पुरानी डिजायर चलाते हैं और ये डिजायर चलाते हैं और एक 5वें गियर पे 80 की स्पीड पे चलते हैं, तो दोनों कारों में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो शायद इसमें पिछली वाली से भी कम है। वजह केवल इतनी है कि मॉडर्न इंजीनियरिंग से इन्होंने बैलेंसिंग अच्छी कर ली, उसकी बैलेंसर सॉफ्ट का इस्तेमाल किया, माउंटिंग ऐसी जगह की जहाँ से कम घबराहट आए गाड़ी में, और इन सब चीज़ों से, और साथ ही कवरिंग भी अच्छी कर रखी, नहीं आता है। और ये बहुत नॉर्मल है, केवल एक मारुति में नहीं, ऐसे कई इंडिया में इंजन आते थे सिलेंडर जो सचमुच में अच्छी आपको क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और आपको कतई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। सीएनजी में सनरूफ है, और है तो कौन से वेरिएंट में है? कंपनी ने बड़ी सातिरपन का काम किया है।
उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है कि इंडियन कंज्यूमर्स क्या सोच रहे हैं। क्या वो सीएनजी को इसलिए डिच कर देते हैं कि उसमें सनरूफ नहीं है? अगर वो ऐसा करेंगे तो वो सनरूफ का ऑप्शन देंगे। अभी उनका एक्सपेरिमेंट फेज चल रहा है। उन्होंने सनरूफ केवल टॉप वेरिएंट के लिए रिजर्व कर रखी है, चाहे वो मैनुअल मिले या एएमटी मिले। सीएनजी वालों के लिए सनरूफ वाला वेरिएंट अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस सब पे गौर करें, अभी उपलब्ध नहीं है। आगे हो सकता है 2-4 महीने बाद कंपनी ऑफर दे दे। Sadly, this masterpiece is going to be ruined because the taxi segment Maruti car is making वो अपने private buyers के लिए ही दे रहा है, लेकिन टैक्सी ओनर्स का क्या? उन्हें दूसरी कार मिलेगी या डिजायर भी मिल सकती है टैक्सी वालों को? ओके, यहाँ पर ध्यान से बात को समझिएगा। मारुति सुजुकी ने जो उनकी पुरानी डिजायर है, जिसे वो डिजायर प्राइम कह के बुलाते हैं, उसे सिर्फ टैक्सी कोटे के लिए रिजर्व कर दिया है। यानी अगर आपको टैक्सी में येलो नंबर प्लेट चाहिए तो आपको वही वाली डिजायर परचेज करनी पड़ेगी। ये वाली केवल प्राइवेट ऑनर्स के लिए है। लेकिन कब तक है ये कहना जल्दबाजी है। मेरा मानना है शायद साल 2 साल, जब तक कि नए इमिशन नॉर्म्स नहीं आते हैं तब तक वह इसे चलाएंगे। हो सकता है उसके बाद वो पुराना मॉडल बंद कर दें और फिर क्या ये टैक्सी में आएगी या जाएगी, भगवान जाने क्या होगा। क्योंकि टैक्सी में तो हमने बड़ी बड़ी मर्सिडीजों को चलते देखा है, ये कौन सी चीज़ है। तो ये था आज का लास्ट सवाल। ये सारे सवाल आपके कमेंट सेक्शन में लिखे गए सवाल हैं, लेकिन अब भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो इस पॉडकास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये सारे सवाल कहीं और से नहीं आए थे, आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट में लिखे थे। और जो सवाल ज़्यादा पूछे गए थे हमने उसको उठा के अपने साथ रख लिया कि इन पे बात करेंगे, ताकि ज़्यादा लोगों के डाउट क्लियर हो सके। और ये पॉडकास्ट ऐसे ही आएंगे, इसे आप एज ए एक्सटेंडेड रिव्यू देखें कि कारगुरु ने रिव्यू तो दे दिया, अब आपके जो डाउट थे उनको दूर करने के लिए ये पॉडकास्ट आता है। और हाँ, दोनों कानों में हेडफोन लगा के सुनिएगा, तभी आपको पूरा मजा मिलेगा। किसी और टॉपिक पे अगर आप पॉडकास्ट चाहते हैं तो लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में कि हमें इस टॉपिक पर भी पॉडकास्ट चाहिए, ताकि हम उस पर भी कुछ गुफ्तगू कर सकें, कुछ मुक्कालात कर सकें। और रही बात इसकी कि ओवरऑल हमारे पॉडकास्ट को आप कैसा समझते हैं, वो भी लिख दीजिएगा कि ये पॉडकास्ट सीरीज कैसी लग रही है आपको। तो चलिए अब इजाजत लें। बिल्कुल। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से दबानी है। और देखते रहें आस्कार गुरु।